जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या क्या समझाया था बच्चों? मैंने तुम लोगों को इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉसिल ल्यूइस थ्योरी, ल्यूइस सिंबल और ऑक्टेट रूल, ये चारों चीजें बता दी थी। अरे भाई याद है कि भूल गए? और इसके अलावा मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स और आयंस और एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टू और मोर देन टू, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बाइंड रहते हैं। हाँ या ना? वो बाइंड होते ही क्यों है? व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। हर एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। सही है गलत? तो इस बेसिस पर हमने ये सब तो सीख लिया। अब अगर एटम्स कंबाइन होते हैं या जुड़ते हैं तो कौन से टाइप का बॉन्ड बनता है, यानी बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बच्चों हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला आयोनिक बॉन्ड, या हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? मुझे लगता है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, 10th क्लास में तुमने पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और आयनिक बॉन्ड भी पता ही होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। यानी आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोई मुझे बताएगा ये क्या होता है बच्चों और कब बनता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब उनके बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ में आ गया? दिस इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड which forms between two atoms or ions when there is a complete transfer of electron or electrons. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों ये एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है? टाइप ऑफ बॉन्ड की बजाय अगर मैं टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स लिख दूं तो क्या गलत है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स ही तो होता है। तो बच्चों जब मुझे ये बताओ, अगर दो एटम एक दूसरे को पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स ही तो पता है, पर कौन सा फोर्स? फोर्स भी तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अभी फिजिक्स में मैंने तुम्हें पढ़ा है इतने सारे टाइप के फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ गया कौन सा फोर्स लग रहा है? भाई खुद सोचो ना, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल लग रहा है? फिर रस्सी में टेंशन लग रही है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ गया? तो दो आयंस के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स is responsible for the bond between two atoms। ये भी क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, जो ऐसे दो एटम, ऐसे दो या दो से ज्यादा एटम या आयन जिनके बीच में
आयनिक बॉन्ड बन रहा है, उससे जब वो जुड़ जाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलोगे? आयनिक कंपाउंड। समझ में आ गया? मतलब सिंपल सी बात है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम्स आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर बाउंडेड बाय या बॉन्डेड बाय आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड are called ionic compounds। क्लियर हो गई यहां तक कहानी? अब इसका एक एग्जांपल देख लिया कि कैसे बनता है ये बॉन्ड। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, बच्चों देखो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। तो कॉस्टिलियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और वो तभी पॉसिबल है जब ये आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसने क्या करा? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये बन गया Na+, और देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या हो गई? 2,8। क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी नहीं हो गई? नियॉन जो कि नोबेल गैस है, यही ये चाहता था। समझ में आ गया? इसके अलावा क्लोरीन पे आ जाओ बच्चों। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287, और ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? गेन। क्या बन गया? Cl-। Cl- इसलिए बन गया क्योंकि अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या हो गई? 288। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी नोबेल गैस जैसी हो गई? आर्गन की जैसी हो गई। तो यही तो हर कोई चाहता है। हर कोई अपने आउटर मोस्ट शेल में नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं है कि सोडियम अपने आप फ्री में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसे ही कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जब ये Na और Cl पास पास आएंगे ना, जब पास पास आएंगे तब इनके बीच में कुछ ऐसा होगा कि ये एनर्जी लूज करेगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इसको एनर्जी मिलेगी वही एनर्जी जो Cl लूज करने वाला है, तो वो इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह काम करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद है? इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम तभी लूज करता है जब उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलती है। तो इसको एनर्जी कहां से मिली? इसको एनर्जी तभी मिली जब क्लोरीन ने वो एनर्जी रिलीज करी जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी यहाँ पे इसको रिलीज होने वाली है वही एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे जैसे ये पास आते जाते हैं ना, तो होता ही है कि इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता चला जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फिर उसके बाद सीधा एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है NaCl। समझ में आ गया? तो बच्चों चेक करो यहाँ पे, अब फाइनली जब ये Na+ ये वाला और ये Cl- ये वाला जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? NaCl। और ये NaCl क्या है बच्चों? बोलो। आयनिक कंपाउंड है। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ये रहा, प्लस Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया NaCl। कौन सा बॉन्ड है ये? अच्छा मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं बच्चों, इस दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, और दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। तो मैं बोल जरूर रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड है, पर ये 100% आयनिक नहीं होगा। समझ में आ गया? ये बस एक ऊपर की बात है जो मैंने तुम्हें अभी बता दी। फिलहाल कोई पूछे Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस कंपाउंड को क्या बोलोगे? आयोनिक कंपाउंड। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लोगे ना? एक और एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 CaF2। बच्चों पहले मुझे ये बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, चेक करो। 2 8 8 2। सही है गलत? ये आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है बच्चों? 8। और यहाँ तो 2 है, तो ये 2 इसको लूज करने पड़ेंगे। तो इसने क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और इस पर चार्ज आ गया Ca2+। कोई दिक्कत? अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? 2 8 8, जो कि बिल्कुल किसके जैसी है? नहीं आ रहा समझ में? और इसका बॉन्ड किसके साथ बनाना है बच्चों? F, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 7 आएगा ना। और ये अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, सही है? तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों तो क्या बन जाएगा? F-, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8। कोई दिक्कत? यानी अब ये बन गया नियॉन के जैसा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पर एक दिक्कत है बच्चों, कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे? 2। इसने कितने गेन करे? 1। तो क्या Ca और F का बॉन्ड CaF बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो जरा सोचो, अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने इस फ्लोरीन को दे दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्या वो किसी दूसरे एक और फ्लोरीन का भला कर सकता है? मेरी बात समझ पा रहे हो? फ्लोरीन के आइटम को 1 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इसने 2 लूज कर दिए। तो कैल्शियम ने बोला भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो तू ले ले, और तेरे जैसा अगर कोई एक और भाई है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो बुला ले उसको भी। समझ में आ गया? तो कुल मिला के यहाँ पर 2F 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2F- बन गए। आ गई बात समझ में? अब जरा दिमाग लगाओ, जब Ca2+ और 2F जुड़ेंगे तो बनेगा क्या? देखो चेक करो। कैल्शियम, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 2 1 2। और फ्लोरीन, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक जगह खाली है अभी इसकी, हाँ या ना? और एक और फ्लोरीन भी है इसके सामने, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहां दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहां दे दिया। तो बच्चों क्या बन गया जल्दी बताओ? CaF2। कोई दिक्कत? बच्चों ये कौन सा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में? Ca और F के बीच में कौन सा बॉन्ड है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। और इस कंपाउंड को भी क्या बोलोगे? आयनिक कंपाउंड। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं आगे, एक और 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना भाई सारे एग्जांपल। एग्जाम में इसी टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन कोई उठा के अगर तुम्हें दे दे कि बनाओ CaF2, बनाओ AgCl या बनाओ MgO। एग्जांपल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ MgO कैसे बनेगा चेक करो। मैग्नीशियम, फटाफट बोलो। एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है? 2। देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्या बन गया? 2, 8। क्या बन गया? नियॉन। सही है गलत? और दूसरा कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको एग्जैक्टली 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बन जाएगा? O2-, हाँ या ना? इससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करे ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2, 8। ये भी क्या बन गया बच्चों? नियॉन। नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, नियॉन नहीं बन गया। नियॉन नहीं बन गया, नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली उसने, नोबल गैस के जैसी। समझ में आ रहा है? अब मुझे इसके आगे समझाना पड़ेगा या समझ गए? Mg के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे देखो 6 थे ना, और चाहिए कितने इसको? 8। तो ये मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको खाली जगह पे दे दिए। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया जिसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया बच्चों?
अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड ही बनाओ, ये बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। पर पॉसिबल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर तुमको बोल दिया बनाने को कि MgO बना के दिखाओ, तो आप यही करके आओगे। समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल और, फॉर्मेशन ऑफ MgBr। आयनिक बॉन्ड, याद रखना ये बात, ज्यादातर केसेस में वही बनेगा जहां पे एक बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगा। समझ में आ गया? जैसे सोडियम और क्लोराइड की बात करें, सोडियम ग्रुप 1 का है, सबसे इधर आता है, अच्छा मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और उसको हमने किससे जोड़ा? क्लोरीन से, जो बिल्कुल उधर आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है। हाँ या ना? तो इस बार फिर वही कर रहे हैं, MgBr2 बनाना है। Mg का तो सेम यही रहेगा। ब्रोमीन के बारे में जरा सोचो बच्चों, ब्रोमीन देखो बच्चों, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 35। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पक्का 7। ऐसे चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, आउटर मोस्ट शेल में 7 है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहां से कितने मिले इसको? 2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा, क्या बन जाएगा? 2Br माइनस, और यहां से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके जैसी हो जाएगी? क्रिप्टन के जैसी। समझ में आ गया? चेक कर लेना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 2, मैंने उसको क्रॉस से डिनोट किया है। और ब्रोमीन के पास कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे ब्रोमीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों को दे देगा और बन जाएगा MgBr2 आयनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों आयनिक कंपाउंड्स के बारे में? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कंडीशन फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड। हमने ये तो पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लेकिन वो क्या जरूरी बेसिक चीजें हैं जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए होनी चाहिए। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ। सोडियम जो था, देखो मैं बार बार सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सबसे बेस्ट, सबसे आसान समझाना समझना, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है NaCl। तो बच्चों Na का क्या बना था जरा याद करो, कैटायन या एनायन? कैटायन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और वो क्या बन गया? कैटायन। जरा चेक करो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको एनर्जी मुझे देनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो भी एटम कैटायन बनने जा रहा है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। हाँ या ना? भाई आप आयनिक बॉन्ड बनाने जा रहे हो ना, तो एक कैटायन और एक एनायन तो बनेगा ही बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड उतना ही जल्दी बनेगा जितनी जल्दी कैटायन और एनायन बनेंगे। तो कैटायन कितनी जल्दी बनेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? जितनी कम इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। बात समझ में आ गई? यानी कि एटम फॉर्मिंग कैटायन मस्ट हैव या शुड हैव भी लिख सकते हो, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? बच्चों क्लोरीन के बारे में जरा चेक करो। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था और बन गया था Cl-। ये क्या बन गया? एनायन। तो जब कोई एटम एनायन बनने जा रहा हो, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पर कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो भी एटम एनायन बनने जा रहा हो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करे। तो दूसरी कंडीशन बच्चों क्या है? एटम फॉर्मिंग एनायन should have highly negative
हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? और इसमें एक पॉइंट और मैं तुम्हें बता देता हूं, जब ये Na और Na+ और Cl- आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? NaCl। अब NaCl का क्या एक मॉलिक्यूल बनेगा या पूरा स्ट्रक्चर बनेगा? क्योंकि एक एटम थोड़ी ना रिएक्ट कर रहे हैं, और तो बहुत सारा अच्छा खासा अमाउंट में लेंगे मोल्स में, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो 2 पॉइंट ऊपर के समझ में आ गए। तीसरा वाला भी एक याद कर लेना कि लैटिस एंथैल्पी इसकी हाई होनी चाहिए। अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर लैटिस एंथैल्पी होता क्या है, लैटिस एनर्जी क्या होता है? तो चलो भाई इसी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एंथैल्पी? मैंने अभी बताया सोडियम और क्लोरीन जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या वो मॉलिक्यूल है, क्या वो कंपाउंड है, या वो लैटिस है? देखा जाए तो तीनों ही है, गलत तो तीनों में से कोई भी नहीं है। एक सिंगल एटम लोगे Na और Cl का तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखा जाए तो NaCl एक कंपाउंड है, हाँ या ना? क्लासिफिकेशन टेबल में देखो तो वो कंपाउंड है, लेकिन हकीकत में वो तो अच्छे खासे अमाउंट में ज्यादा बनेगा। तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा NaCl का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? जब भी कभी कोई लैटिस बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। और जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? नेगेटिव या पॉजिटिव? रिलीज होने वाली नेगेटिव होती है। तो लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई? इट इज the amount of energy released when 1 mole of lattice यानी कि आयनिक कंपाउंड is formed from its आयनिक गैसियस स्टेट। समझ में आ गया? अपने आयनिक गैसियस स्टेट से जो भी आयनिक कंपाउंड बन रहा है, अगर 1 मोल कंपाउंड बन रहा है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। जैसे मान के चलो Na+ था और Cl- था, इनको ये दोनों क्योंकि गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो क्या बन जाएगा इससे? NaCl। तो यहाँ पर डेल्टा H कितनी होगी बच्चों? एक नेगेटिव वैल्यू होगी। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? तो ये जो नेगेटिव में यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ ये क्या है? लैटिस एंथैल्पी। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो NaCl का बॉन्ड है ये कितना मजबूत है, ये कैसे पता चलेगा? जरा दिमाग लगाओ और बताओ। NaCl का बॉन्ड या किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रांग है, कैसे पता चलेगा? या मान लो ये एक पेंसिल है, ये कितनी मजबूत है, कैसे पता चलेगा? अरे भैया तोड़ोगे तभी तो पता चलेगा कितना मजबूत है। आपको मैंने एक पेंसिल दे दी एक्स कंपनी की, कैमलिन की, आपके पास एक पेंसिल है डोम्स की। वो बच्चे ने पेंसिल तोड़ दी आराम से क्योंकि उसकी कच्ची पेंसिल है, मजबूत नहीं है, और आप नहीं तोड़ पा रहे हो अपनी पेंसिल, इसका मतलब आपकी पेंसिल मजबूत है। तो कोई चीज कितनी मजबूत है वो पता कैसे चलेगा? आप पहले ये बताओ। वो ऐसे पता चलेगा कि हम उसको तोड़ेंगे पहले। अगर मैं आपको लोहे की रॉड दे दूं और मैं कहूं बताओ कितना मजबूत है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दोगे लेकिन आपसे वो मुड़ेगा भी नहीं। तभी तो आपको पता है आज ये बात कि लोहा बहुत मजबूत होता है। समझ में आ रहा है? तो किसी बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है ये तभी पता चलता है जब उसको होमवर्क दिया जाता है, याद करने को दिया जाता है, रिटर्न वर्क दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिए जाते हैं। वरना आप कितने मजबूत हो ये कभी पता नहीं चल पाएगा।
अच्छा, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। तो क्या मैं लैटिस एंथैल्पी को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ 1 मोल लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड या NaCl। मैंने 1 मोल NaCl ले लिया, क्या लिया इस बार मैंने? NaCl, और इसको तोड़कर ये बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है इस बार मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वही है लैटिस एंथैल्पी। मेरी बात समझ में आई या नहीं, पहले ये बताओ। तो लैटिस एंथैल्पी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल NaCl ionic bond, 1 mole NaCl bond and convert it from ionic compound to आयनिक कंपाउंड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलो ये बात समझ में आ गई? कुल मिला के देखा जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो NaCl लैटिस था, आपने इसको क्या दिया इस बार? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या बन गया बच्चों? Na+ और Cl-, और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के फॉर्म में आ गया। और ये सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल के साथ नहीं हुआ है, 1 मोल Na और Cl के बीच में बॉन्ड तोड़े गए। तो यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी गई है। समझ में आ गया? तो पता हम ये लगाना चाह रहे हैं कि बॉन्ड आखिर है कितना मजबूत, उसी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ में आई या नहीं, पहले ये बता दो। पक्का? चले आगे। बच्चों अभी जो हमने आज पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इससे जो कंपाउंड बनते हैं, मतलब कि आयनिक कंपाउंड, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। करें शुरू बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, तुम्हें क्या लगता है ये आयनिक कंपाउंड कैसे होते होंगे? इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती होगी? जैसे अगर NaCl की बात करें, NaCl ही नहीं और भी होते हैं यार। अरे NaCl है, KCl है, NaBr है, और बताओ NaI, LiCl, तो ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है बताओ? अरे 10th में सब पढ़ा है तुमने यार, जल्दी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें बार बार बेइज्जत करता रहूंगा ये बोल के कि तुमने 10th में पढ़ा है। क्यों याद नहीं आ रहा? 10th में तुमने पढ़ा है क्रिस्टल शेप। कौन है ये बच्चा? वो कुछ ठीक कह रहा है बच्चों। ये होते हैं हार्ड, ब्रिटल, सॉलिड। समझ में आ गया? देखो बच्चों, आज हम जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं ना, ये जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही बात है। अगर आपको ये चारों की चारों प्रॉपर्टी दिमाग में फिट करनी है, बिना रटे सब कुछ फ्री में याद हो जाए, तो मेरा एक सजेशन मान लो, आप अपने दिमाग में एक आयनिक कंपाउंड ले ही लो, और वो सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन सा है बच्चों? NaCl। अब NaCl जो घर में तुम लोग नमक खा रहे हो ना, वो वाला नहीं, वो तो चूरा है, उसका ढेला ले लो। एक क्या ले लो? बड़ा सा ढेला। अब नमक का इतना बड़ा तुमने कभी क्रिस्टल देखा है, ढेला देखा है? अरे इमेजिन कर पा रहे हो? तो ऐसा नमक का ढेला है काफी बड़ा, तो वो हार्ड होगा या नहीं, ब्रिटल होगा या नहीं?
हार्ड इसलिए है कि अगर आपने अपने दोस्त के सर पे, दुश्मन के सर पे मार दिया तो दुश्मन के सर पे चोट लग जाएगी, मतलब हार्ड का टेस्ट हो गया। ब्रिटल है, अगर आपने उस ढेले पे हथौड़ा मार दिया तो क्या होगा, मैलिएबल थोड़ी ना वो कि फैल जाएगा, वो चूरा चूरा हो जाएगा। और ऐसी चीजों को बोलते हैं ब्रिटल। जैसे कांच है, उस पर हथौड़ा मार दिया, चूरा चूरा हो जाएगा। और ये होगा बच्चों सॉलिड। और तो और एक बात और जान लो, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिस। अभी मैं तुम्हें बताया था, समझ में आ गया। एक बना के देखे बच्चों, क्यों ना बना के देखा जाए। तो मान लो कोशिश करना बच्चों समझने की, मैं 3D पिक्चर बना रहा हूं, अगर ना आए तो बताना, फिर मैं 2D भी बना दूंगा। वैसे 3D समझ में नहीं आएगा तो 2D भी क्या ही आएगा तुम लोगों को। समझ पा रहे हो बच्चों, ये मैंने क्या बनाया है, एक क्यूब है जिसके मैंने और भी अंदर से 4 पार्टीशन कर दिए। तो मान लो अगर यहाँ पे सोडियम है, जैसे मान लेते हैं ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूँ सोडियम, और इससे ब्लू वाले से मैं बना रहा हूँ क्लोरीन। तो इसके पीछे कौन होगा, क्लोरीन। समझ में आ गया, चलो बताते जाओ। उसके पीछे कौन होगा, सोडियम। मान लो बच्चों ये ब्लैक वाला है सोडियम, और ब्लू वाला कौन है, क्लोरीन। अब अगर ये सोडियम है तो इसके नीचे कौन होगा, क्लोरीन। फिर इसके नीचे सोडियम, इसके आगे क्लोरीन, इसके आगे सोडियम, इसके ऊपर क्लोरीन, इस बीच वाले में कौन होगा बच्चों, सोडियम। अब चेक करो, ये सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन आएगा, फिर यहाँ सोडियम होगा, यहाँ पर कौन होगा, क्लोरीन। समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, अगर यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ कौन होगा, सोडियम। अब यहाँ सोडियम सोडियम है तो यहाँ कौन होगा, क्लोरीन। फिर इस कोने पे सोडियम, इस कोने पे क्लोरीन। फिर चेक करो, इसके नीचे यहाँ पर आएगा सोडियम और यहाँ पर आएगा क्लोरीन। अब इन दो सोडियम के बीच में कौन आएगा, क्लोरीन। इन दो क्लोरीन के बीच में यहाँ पर कौन आएगा, सोडियम। अब ये क्लोरीन है तो एक छोड़ के नीचे यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम। अब यहाँ पर चेक करो, सोडियम है तो यहाँ पर कौन आएगा, क्लोरीन। वैसे भी इसके पीछे क्लोरीन आएगा, और इसके नीचे यहाँ पे उस कोने पे सोडियम। भाई बच्चों कुछ समझ में आया तुम लोगों को या नहीं, पहले ये बता दो। ये मैंने 3D मॉडल बनाया है क्रिस्टल लैटिस का, सोडियम क्लोराइड का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 2D पिक्चर भी बना देता हूँ। बच्चों आपको पता है सोडियम का जो एटम होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा और क्लोरीन का छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। तो मान लो बच्चों ये है 3D पिक्चर, एक 2D बना देता हूँ। सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम फिर क्लोरीन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब बच्चों चेक करो, इसके नीचे कौन आएगा, क्लोरीन। फिर यहाँ पर कौन, इसके नीचे भी कौन आएगा, क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन, और इधर कौन आएगा फिर सोडियम, इधर भी सोडियम। ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ गया। अब चेक करो, इसके नीचे कौन आएगा, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर कौन आएगा, सोडियम, और यहाँ पर भी सोडियम सोडियम। ये वाले सोडियम है और ये वाले क्लोरीन क्लोरीन। समझ में आ रहा है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है 2D, इसके आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, इसके अंदर पीछे भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये बन गया तुम्हारा 2D पिक्चर। बच्चों अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो एक बच्चा मुझे ये बता दो, इसको इस बात को नोट डाल के लिख लेना यहाँ पे। एक क्लोरीन एटम को 4 सोडियम एटम ने घेर रखा है, कवर कर रखा है, सराउंड कर रखा है, हाँ या ना। और एक सोडियम के एटम को कहीं पर भी आप चेक कर लो, 4 क्लोरीन के एटम ने
सराउंड कर रखा होगा, हाँ या ना? ये बात लिख लोगे या लिख के दूं? पक्का लिख लोगे ना? 1 chlorine atom is surrounded by 4 sodium atoms and 1 sodium atom is surrounded by 4 chlorine atom. कोई दिक्कत? चलें आगे? पक्का? तो ये हो गया बच्चों फिजिकल स्टेट। इरेज कर दूं ये सारा? कॉपी में जरूर बना लेना, ये 2D वाला तो जरूरी बना लेना, 3D वाला बन जाए तो और अच्छी बात है। ये भी इरेज कर दूं? ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों तुम्हें क्या लगता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस ये पूछ रहा हूं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा, हाई होगा, बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, मॉडरेट होगा, क्या होगा? बोलो। हाई होगा। क्यों? देखो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, सिंपल सी बात है, आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, हीट दे रहे हो ताकि वो पिघल जाए या बॉयल हो जाए, हाँ या? ऑब्वियसली पहले मेल्ट होगा उसके बाद ही बॉयल होगा। तो कहीं ना कहीं आप बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब आप खुद सोचो, अगर बॉन्ड मजबूत है तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, और हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, और उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो यही इसका रीजन है। लेकिन फिर भी बच्चों मैंने तुम लोगों को कहा था मेरी बात मानना, वो नमक का ढेला अपने दिमाग में जरूर रखना। चेक करो नमक का ढेला, और मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मेल्टिंग पॉइंट। मैं उसको पिघलाना चाहता हूं। बच्चों मैं उसको गर्म करूंगा, तुम्हें लगता है वो पिघल जाएगा? आपके घर में गैस है, गैस को लाइटर से जला के उसी के ऊपर वो ढेला रख देना, वो काला पड़ जाएगा पर पिघलेगा नहीं, हाँ या ना? तो उससे एग्जांपल से आपको याद आ जाएगा ना कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एमपी एंड बीपी ऑफ ionic compounds is quite high। और अगर कोई पूछे बच्चों रीजन क्या है, तो तुम्हें क्या लिखना है इसका रीजन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन cation and anion is responsible for ionic bond। भैया आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? वो एक तरह का फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, which is a very strong force of attraction। पहले तो आपको ये उसके दिमाग में डाल देना है कि देखो मुझे ये बात पता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बहुत स्ट्रांग है, मुझे भी पता है, आप भी जान लो। फिर आप नीचे ये बात बता देना, टू ब्रेक दिस बॉन्ड, टू ब्रेक दिस आयनिक बॉन्ड वी नीड a high amount of energy, a high amount of heat energy। Therefore MP and BP of ionic compound is high। क्लियर हो गया बच्चों? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत? चलें आगे। इसके बाद है अगला टॉपिक बच्चों हमारा सॉल्युबिलिटी। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने? 2। नंबर 3 सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या ये पानी में घुलनशील है? तो यार ये तो बच्चा जानता है पानी में नमक अच्छे से घुलता है, या वही ढेला पानी में डाल देना, पानी में घुल जाएगा या नहीं? थोड़ा वक्त लगेगा पर घुल जाएगा। और नॉर्मल नमक चूरे वाला डालोगे तो वो तो आराम से घुल जाएगा। यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा आयनिक कंपाउंड्स
आर सॉल्यूबल इन वाटर। पर बच्चों एक बात बताओ, क्या इनकी सॉल्युबिलिटी सिर्फ वाटर में ही चेक करने को बोला गया है? और वाटर में अगर घुल भी रहे हैं तो क्यों घुल रहे हैं? तो मैं तुम्हें बता देता हूं बच्चों। मान लो एक है वाटर और एक है NaCl। NaCl मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। तो वाटर तुम्हें पता है पोलर होता है, पोलर इन नेचर, और NaCl भी बच्चों नेचर में कैसा है? पोलर। तो अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पोलर हैं तो वो बड़े आराम से घुल जाएंगे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही नॉन पोलर हैं तो वो बड़े आराम से घुल जाएंगे। पर अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो वो जल्दी नहीं घुलेंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बोथ वाटर एंड आयनिक कंपाउंड्स are polar in nature, hence they easily dissolve in water, easily dissolve in water, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े आराम से बना देते हैं। चेक करो बच्चों, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। और आप जरा चेक करो NaCl पर कौन सा चार्ज है? NaCl, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज है। सही है? तो चेक करो, ये इसके साथ टांका जोड़ने की कोशिश करेगा या नहीं? पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। और ये इसके साथ टांका जोड़ने की कोशिश करेगा या नहीं? और पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे NaCl है, समझ में आ रहा है? तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और मान लो एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश। तो इस तरह से वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट रहा होता, वाटर की बजाय कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होता, तो क्या ये उसमें घुलेगा? तो ये उसमें नहीं घुलेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये भी पहचान लो। दो चार नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में जान लो बच्चों। एसीटोन, ईथर और बेंजीन। समझ गए ना? तो एसीटोन, ईथर और बेंजीन जो है, नैप्थेलीन, ये सभी नॉन पोलर है। तो इनके अंदर ये NaCl कभी भी या तो घुलेगा नहीं या ना के बराबर घुलेगा, कोई दिक्कत। चलें आगे। एक प्रॉपर्टी अभी और बची है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां पे एक तो ये रेस कर दूं, प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर वही एग्जांपल नमक का ढेला अगर अपने दिमाग में लेकर चलोगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं। तुम खुद बताओ, नमक का जो ढेला सॉलिड फॉर्म में है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो उसके अंदर आयंस हैं वो फ्री टू मूव नहीं है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? आयंस। आयन तो बाउंड है, रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? लेकिन वही चीज नमक को अगर मैं पानी में घोल दूं तो क्या वो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाँ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आयंस फ्री टू मूव हो जाते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? इसका रीजन क्या है बच्चों? आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आप ये भी लिख सकते हो, आयंस आर
इमोबाइल। कोई दिक्कत? दूसरी बात ये याद कर लेना, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिख सकते हो, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा स्टेट, मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट। समझ में आ गया ना? एक्वस का मतलब है पानी में घोलकर, इन लिक्विड स्टेट। इसका क्या रीजन है बच्चों? सिंपल सी बात है, आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। आई होप आज तुम लोगों को आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।